वेलकम टू एएस एजुकेशन। बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप इस नंबर पर रजिस्टर कर सकते हैं और 10 डेज़ की फ्री डेमो क्लासेस के साथ जो नया सेशन है हम लोगों का वो 3 अप्रैल को शुरू हो रहा है। ज़रूर रजिस्टर करें ऑफलाइन क्लासेस के लिए न्यू सेशन की। और ये जो लेक्चर है हम लोगों का 7 डेज़ फुल रिवीजन सीरीज़ का है। और आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं 10 क्वेश्चंस करेंगे। बस ये 10 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पढ़ लो और आप लोगों का पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है, मतलब मोबाइल स्क्रीन पे भी हो सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2 लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस इज और आर। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा? देखिए, इसको बेसिकली पहले समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस जो जब दो होती हैं, दो लीनियर इक्वेशंस मतलब कि दो लाइंस आपस में कितने कंडीशंस क्रिएट करती हैं? 3 कंडीशंस क्रिएट करती हैं। सबसे पहला कंडीशन वो ये क्रिएट करती हैं कि वो दोनों लाइंस एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होगा कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे के एग्जैक्टली पैरेलल हो सकती हैं। तीसरा कंडीशन ये होगा कि वो दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड कर सकती हैं, बिल्कुल एक के ऊपर एक वो ऐसे आ सकती हैं। ठीक है, तो ये तीनों की अपनी अपनी कंडीशंस हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इंटरसेक्टिंग लाइन की तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं। बिल्कुल सही है। तो इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि कितने सॉल्यूशन निकल रहा है? 1 सॉल्यूशन निकल रहा है, ओनली 1 सॉल्यूशन, है ना। तो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं या फिर जो पेयर ऑफ 2 लाइंस हैं वो 3 कंडीशंस में जा सकती हैं। पहला हो गया इंटरसेक्टिंग, मतलब उसमें एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जो दोनों लाइंस में है। इस लाइन पे भी ये वाला पॉइंट है और इस लाइन पे भी वाला पॉइंट है। इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। गॉट इट। और उसी को 1 सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, मतलब एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, और इसी चीज को हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी कहते हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन या फिर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, जो सेकंड केस है जिसमें पैरेलल लाइंस होती हैं, उसमें क्या हमको दोनों लाइंस पर एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है या एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं? नहीं, मतलब यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो ये कंडीशन बन जाएगी नो सॉल्यूशन वाला केस, है ना, नो सॉल्यूशन वाला केस। और इसको बोलते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट। इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये बात ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत बेसिक है। इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले बनेंगे। थर्ड हमारे पास में है कोइंसाइडेंट लाइन। जब दो लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होती हैं तो हर पॉइंट एक लाइन का दूसरी लाइन पर भी होता है। इसका क्या मतलब है कि इसके पास सर एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस है ये। देखिए, सॉल्यूशन तो मिल रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो इसका पूरा नाम होता है कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। इसका पूरा नाम हम बोलेंगे कंसिस्टेंट डिपेंडेंट केस है ये। ठीक है ना, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। तो इन तीनों को आप याद रखेंगे, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन पे, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन पे, और कंसिस्टेंट डिपेंडेंट रहेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। वो बोल रहा है कि 2 लीनियर इक्वेशंस हैं रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कितना सॉल्यूशन आएगा? 1 सॉल्यूशन। तो वही पूछ रहा है वो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने, तो 1, तो आंसर विल बी 1। गॉट इट। और इनको याद रखेंगे क्योंकि ये बेसिक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको छाप लीजिए। 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल का मतलब आप समझ गए, इनकंसिस्टेंट है वो। द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन्स इज 5x माइनस 3y इक्वल टू 2। एक लाइन की इक्वेशन ये दे रखी है। द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी। इन चारों ऑप्शंस में से सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है? तो यहां पर एक वैसा ही
अंडरस्टैंडिंग वही है, बेसिक कंसेप्ट वही है, लेकिन एक नया मेथड यहाँ पर आ गया है। उसको क्या देखना है, कैसे देखना है, वो बताता हूँ। देखिए, जब आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस दे के रखी हों, तब दोनों लीनियर इक्वेशन के फॉर्म को हम इस तरह से लिखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर दो हैं तो दो को आप क्या लिखोगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल्स टू ज़ीरो, और दूसरा लिखोगे ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू ज़ीरो। अच्छा, तो ये इसी फॉर्म्स में हमको दोनों इक्वेशंस दे दी, जहाँ पर ए वन बी वन सी वन की वैल्यू यहाँ पर 5 3, और जब 2 को इधर लेके आएंगे तो वो -2 हो जाएगा। इस फॉर्म में लेके आएंगे अपन इसको। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन ए टू बी टू सी टू का फॉर्म होगा। लेकिन एक चीज़ को ध्यान से समझो, पैरेलल के लिए हम दो लीनियर इक्वेशंस में से कौन सा केस लगाते हैं, उसका क्या फॉर्म होता है, तो ध्यान से सुने। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग बता रहा हूं। जब वो इंटरसेक्टिंग रहेगा मतलब जब वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन रहेगा, मतलब जब वो इंटरसेक्ट करेगी लाइंस, तब आपको ये कंडीशन आती है, ए वन बाई ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू। ये केस किसके लिए होता है, इंटरसेक्टिंग के लिए। ठीक है, पैरेलल के लिए कौन सा केस है, जो कि इस क्वेश्चन में करेंगे हम लोग, है ना। पैरेलल के लिए कौन सा केस है, पैरेलल के लिए केस है ए वन बाय ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू। ये पैरेलल का केस है। तीसरा केस है, तीसरा केस है किसका, कोइंसाइडेंट का। कोइंसाइडेंट, है ना। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं, कोइंसाइड करती हैं, तो उस केस में जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर है तो फिर तो सारी कंडीशंस एक जैसी हैं उन दोनों की। तो सारी कंडीशंस एक जैसी हैं, मतलब ए वन बाई ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू। तो ये कंडीशंस आप याद रखें, इससे आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको पूछा दूसरी इक्वेशन फाइंड करो भैया, तो दूसरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए उन्होंने कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दे दी, पैरेलल। तो पैरेलल कंडीशन को देखो, पैरेलल कंडीशन में देखेंगे हम लोग, तो इसको लगाते हैं जरा, देखो इसको अपन इसको पुट करते हैं, कैसे करेंगे अब वो देखो। देखिए, सबसे पहले अपने पास गिवन इक्वेशन पकड़ लो, 5x माइनस 3y। अगर मैं 2 को इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, -2 इक्वल टू 0। तो मेरे पास a1 आ चुका है, b1 आ चुका है, c1 आ चुका है। a2 b2 c2 मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इस कंडीशन को फॉलो अप करने की कोशिश करूंगा। गॉट इट। तो देखो जरा, तो इसको लगाते हैं, इसको मिटा देते हैं, पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। देखिए, 5 अपॉन में a2 शुड बी इक्वल टू -3 अपॉन में b2 शुड नॉट बी इक्वल टू -2 अपॉन में c2। ठीक है, मतलब 5 अपॉन समथिंग का रेशो -3 अपॉन समथिंग के बराबर आना चाहिए, लेकिन इन दोनों का रेशो -2 बाय c2 के बराबर नहीं आना चाहिए। गॉट इट। अब हम रख के देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मुझे आपको समझाना है पूरी चीज़, इसलिए इसमें समय लग रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना। एक बार आप समझ गए चीज़ों को तो डायरेक्टली आप ऑप्शन में से उठाओ और पुट करते जाओ, और दिमाग में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अच्छा, मैं रखता हूँ -15। तो देखो जरा, 5 बाय -15 क्या बराबर है -3 बाय -9 के। तो देखिए, ये हो जाता है 1/3, लेकिन क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये माइनस नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए कैन नॉट बी द राइट आंसर। इसमें देखते हैं बी में, बी को चेक करते हैं, ये ए तो नहीं है भैया, बी चेक करते हैं। तो इसमें लिख लो आप 5/9 इज इक्वल्स टू -3 बाय -15। अच्छा, इसको देखते हैं, क्या ये हो सकता है, नहीं। 5/9 और 3/15 सही नहीं है, मतलब इक्वल टू नहीं है, इक्वल नहीं है एक दूसरे के। इसको हटा देते हैं। सी ऑप्शन में 5/15 इज इक्वल्स टू -3/9।
ये भी 1/3 हो रहा है, ये भी 1/3 हो रहा है, लेकिन इसमें माइनस आ रहा है, इसमें प्लस आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब डी ऑप्शन ही होना चाहिए सर। तो लेकिन फिर भी अपन डी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो क्या आता है हमारे पास में, 5/-15 इज इक्वल्स टू -3/9 शुड नॉट बी इक्वल टू -2 अच्छा ये उठ के इधर आएगा तो ये बन जाएगा -5। अच्छा इसको चेक करते हैं, 1/3 ये काय का, माइनस का, क्योंकि माइनस रह गया यहाँ पे। ये भी 1/3 माइनस का, दोनों बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 2/5 जो कि इन दोनों के बराबर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ये जो येलो में मैंने पूरा लिखा हुआ है, ये आपको समझाने के लिए था। जब आपको ऑलरेडी समझ में आती हैं चीज़ें तो आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे ऑप्शंस पे एंड यू विल गेट द आंसर। गॉट इट। तो एक इक्वेशन पता है, दूसरी इक्वेशन ऑब्टेन करनी है, तो हमें क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए। सर आप कंसिस्टेंट कंडीशन बता दो कि वो है तो हम निकाल लेंगे, या आप पैरेलल कंडीशन बता दो तो वो है तो वो हम निकाल लेंगे, या आप कोइंसाइडेंट कंडीशन बता दो तो वो भी हम निकाल लेंगे। कोइंसाइडेंट में बच्चों एक चीज़ को समझो, जो थर्ड वाला केस है कोइंसाइडेंट वाला, उसमें जो भी आपकी इक्वेशन गिवन होगी ना, उसी के ट्वाइस, उसी के थ्राइस आपको प्रोपोर्शनली मल्टीप्लाई आपको दूसरी इक्वेशन मिलने वाली है, क्योंकि A1 B1 और C1 का एग्जैक्टली मल्टीपल होता है कौन, A2 B2 C2। तो उसको आप देखकर बहुत इजीली बता सकते हो। आई होप कि आपको ये पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। इस प्रकार के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से कर सकते हो। चलिए नोट डाउन कर लें इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ें जरा इसको, एक बार पॉज करें वीडियो और पहले खुद से करके करने की कोशिश करें। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है दो लीनियर इक्वेशंस को। सबसे पहला हमने देखा कि हम ग्राफ को देख के कैसे पता करें, दूसरा हमने देखा कि हम A1/A2 वाले प्रिंसिपल को लगाएं। अब हमें दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है। तो पहले यहां पर एक चीज को समझ लें, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट डिपेंडेंट, इन तीनों केसेस में से केवल और केवल कंसिस्टेंट वाला केस, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस वाले केस में ही आप सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस निकाल पाओगे। क्योंकि जब लाइनें एक ही बार कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो वो एक्स वाई दोनों पे है, वो जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं वो दोनों लाइनों पे है, तो वही x और y हम इनको सॉल्व करके निकालते हैं। ठीक है सर, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का जो मेथड है हमारा वो रहेगा एलिमिनेशन मेथड। वैसे तो दो मेथड्स हमको इस साल हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम लोग जाएंगे, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी नहीं, मतलब इतना इजी नहीं होता है वो। एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी है, उसको आप पुटअप करें और यू विल गेट द आंसर। ओके, एलिमिनेशन में क्या करना रहेगा सर, देखो दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले लिख लो, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 को उधर ले जाओ तो वो -8 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करें, अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की टर्म को, किसी भी वेरिएबल की टर्म्स को इक्वल बताएं, दोनों इक्वेशन इक्वल बनाएं। कैसे बनाएंगे, जब मैं ऊपर वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नई जो इक्वेशंस, सेट ऑफ इक्वेशंस हैं मेरे पास क्या बन जाएंगे, 2x प्लस 2 इंटू 2 4y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6। नीचे वाली इक्वेशन में मैंने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, उसको ऐसा कैसा लिख देते हैं। गॉट इट। ठीक है, अब क्या हुआ, 2x और 2x जो हैं वो एक जैसे आ गए। इसका मतलब दोनों इक्वेशंस में हमने या तो x की टर्म को इक्वल बना लें या y की टर्म को एक जैसा बना लें। तो अब आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो, x की टर्म को कैसे कर सकते हो, ऊपर की इक्वेशन में से नीचे की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे वाली इक्वेशन को तो आप जो साइन है हर एक टर्म के वो चेंज हो जाएंगे। माइनस ये बन जाएगा माइनस से प्लस, ये बन जाएगा माइनस से प्लस, तो 2x माइनस 2x विल बी कैंसल्ड आउट, +4y प्लस 3y दोनों मिलके 7y, 6
प्लस 18 दैट इज नथिंग बट 14। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बचती है 7y इज इक्वल्स टू 14। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास y का टर्म निकल के आ जाएगा 14/7 दैट इज नथिंग बट y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू हमारे पास में 2 आ गई है। अब y की वैल्यू 2 जो है वो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, मान लो कि जो हमने फर्स्ट इक्वेशन इसको रखा हुआ था और इसको रखा हुआ था सेकेंड इक्वेशन, है ना। सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो x प्लस 2 इंटू 2, देखिए ये 2 का मल्टीप्लाई तो अपन ने ऑपरेशन के लिए किया था भाई, इक्वल बनाने के लिए, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशंस थी वो कौन कौन सी थी, ये वाली और ये वाली। तो आप उसमें भी पुट कर सकते हो, मतलब 2 वाली में भी पुट कर सकते हो, आंसर गलत नहीं आएगा, बट जो ईजी है उसको पुट करते ना। तो x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3, वाई की जगह पर मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया। x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू -1 आती है। तो ये होता है सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, और डेफिनेटली वो कौन होगा, वो वही होगा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों लाइंस का। तो दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन से हो गए, -1, 2। तो दिस इज द आंसर। गॉट इट। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हमको जो भी वेरिएबल होता है उसकी टर्म को दोनों इक्वेशंस में एक जैसा बनाना पड़ता है। फिर आप सब्ट्रैक्शन से अगर वो हट रहा है तो सब्ट्रैक्शन से एलिमिनेट करो, नहीं तो अगर वो एडिशन से हट रहा है तो एडिशन से एलिमिनेट करो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको प्रोसेस को देखें और सॉल्व करने के तरीके को समझें। चलिए आगे बढ़ते हैं, छाप लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आए हुए हैं सीबीएसई में, तो बेसिक में भी और स्टैंडर्ड में भी, दोनों में ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। 5 years hence, हेंस का मतलब यहाँ मुर्गियाँ नहीं हैं। हेंस का मतलब है जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आज से 5 साल बाद, तो 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है, जेकब और उसके सन के बीच में, ठीक है। जेकब और जेकब के जो बेटे हैं उनके बीच में एज का कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है साहब। तो 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, मतलब 5 years hence बात करेंगे, ठीक है। 5 years ago, अब दूसरा कंडीशन क्या दे रखा है, 5 years ago। अच्छा पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसको करना कैसे है। आप क्या करें, इस क्वेश्चन में सबसे पहले पहला कॉलम खाली छोड़ दें, क्योंकि ये हम बोलेंगे प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एज। उसके बाद फ्यूचर के लिए जाएंगे, मतलब 5 years hence चले जाते हैं, 5 years hence। और उसके बाद जो भी पास्ट के बारे में जितना वो ले जा रहे हैं, 7 years 5 years पास्ट में, एगो, मतलब 5 years एगो ले जा रहे हैं इस क्वेश्चन में हमको, तो 5 years एगो चले जाते हैं भाई। तो 5 years एगो। अब जो जो कंपैरिजन दे रखे हैं वो कंपैरिजन हम लोगों को करना है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम इसमें मार्क करेंगे जो भी कंपैरिजन्स रहेंगे। चलिए, तो प्रेजेंट एज ऑफ जेकब मान लो x है और प्रेजेंट एज ऑफ सन मान लो y है। अब 5 years hence वो क्या कंपैरिजन दे रहा है, देखो। 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। पहले तो अपन 5 साल आगे ले जाएं दोनों की एजेस को, तो x प्लस 5 बन जाएगी एज जेकब की आज से 5 साल बाद, और उसके सन की जो एज है वो भी बन जाएगी y प्लस 5। गॉट इट। अब इन दोनों में कंपैरिजन क्या है, तो जेकब आफ्टर 5 years विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो सन जो 5 साल बाद है उसका 3 times जेकब की एज है 5 साल बाद। तो ये इक्वेशन डेवलप हो रही है। आप स्टेटमेंट पे जाओ और फिर आप मैथमेटिकल उसका फॉर्मूलेशन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा।
5 year hence जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। बिल्कुल सही। तो जेकब की एज 3 गुना है, तो यहां से एक इक्वेशन डेवलप होगी, x+5 इक्वल्स टू 3y+15। इनको इधर ले आओ, तो x-3y, है ना, 5 को इधर ले गए तो विल गेट 15-5 x-3y इक्वल्स टू 10। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। किससे? एक कंडीशन से। अब दूसरी कंडीशन उन्होंने पास्ट की दे रखी है, तो पास्ट में चलते हैं। 5 years एगो, है ना, आ गए हम 5 years एगो। तो कैलकुलेशन में सर हम मैथमेटिकली उसको कैसे लिखेंगे? तो मैथमेटिकली आप लिखोगे x-5। बहुत बढ़िया, आप में से काफ़ी कुछ समझ गए हैं। x-5, और जेकब का जो सन है वो भी y-5 एज ग्रुप में या एज में पहुंच चुके हैं। तो x-5 और y-5 ये 5 साल पहले एजेस थी दोनों की। अच्छा, अब इनमें कंपैरिजन क्या दे रखा है? जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो जेकब्स एज इज वॉट? x-5, एंड दिस x-5 वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब y-5 के 7 times है। गॉट इट? अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई कर कर अपन प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लो। 7y-7 5 अच्छा, इनको इधर ले आते हैं, 7y माइनस का हो जाएगा, 5 को उधर ले गए तो -35 + 5। सो विल गेट x-7y इज इक्वल्स टू -30। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशंस आ गई, दो कंडीशन से, और अब इनको सॉल्व करके हमको उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। मतलब व्हाट वी हैव टू फाइंड इज x एंड y, द वैल्यू ऑफ x एंड y, और वही हमने प्रेजेंट एजेस को रख रखा है यहाँ पे, है ना। स्टार्टिंग में हम ऐसा लिखते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब विल बी x ईयर्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन विल बी y ईयर्स। तो उसके बाद आप इस चार्ट को भी बना सकते हैं और प्रॉपरली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगा दें अब इनको सॉल्व करने के लिए, जो पिछले क्वेश्चन में यूज़ करी है। दोनों इक्वेशंस को साथ में रखो, x-3y इक्वल टू 10 और x-7y इक्वल्स टू -30। देखो, इसमें आपका फ़ायदा है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि x और x एक जैसे बने हुए हैं, कुछ मल्टीप्लाई हमको नहीं करना है, सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर लो ऊपर की इक्वेशन में से सेकंड को। तो माइनस, यहाँ पर साइन चेंज होगा प्लस, यहाँ पर साइन चेंज होगा प्लस, x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गए, -3y + 7y, डिफरेंस निकलेगा प्लस का 4y, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है, इक्वल टू +10 + 30 दोनों मिलके +40। तो y इज इक्वल्स टू 40/4, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो 10 ईयर्स क्या आ रहा है? सन की एज, प्रेजेंट एज ऑफ सन, है ना। अच्छा, हम बात करते हैं अब जेकब की एज। तो जेकब की एज के लिए y को आप क्या करते हो? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हो, ठीक। तो एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम लोग, दैट इज x-3 इंटू y की वैल्यू 10 इज इक्वल्स टू 10, है ना। यहाँ पर लिखना नहीं भूलना, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन अबव इक्वेशन। तो इस तरह से आप लेके आओगे। तो x-3 इंटू 10 इज नथिंग बट 30 इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ से आपके पास आंसर आता है x इक्वल टू 30 उधर चला गया, तो 30 + 10 दैट इज 40। गॉट इट? तो 40 ईयर्स किसकी एज हो गई? जेकब की एज हो गई। गॉट इट? तो ये जेकब की एज है। हाँ, एक और चीज़ को समझ लें, मान लीजिए आपने क्वेश्चन कर दिया और उसके बाद आपको पता नहीं चल रहा है कि सर मेरा आंसर सही है कि नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो आप इस चीज़ में। तो आप क्या करो, एक्स और वाई को 5 ईयर्स वाली कंडीशन में दोनों में रख के देखो। तो अगर ये वाकई में ये वाली चीज़ देता है, कैसा कि भैया 5 ईयर्स पहले जब मैंने एक्स वाई प्रेजेंटेज रख दिया यहाँ पे, तो 5 ईयर्स पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और 5 ईयर्स एगो वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। तो आप वापस से दोबारा एक्स और वाई पुट करके देख सकते हो, है ना। तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा आपके। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, इस कंसेप्ट को पहली बार सीख रहे हैं, वो एक और बार देखें और अपने आप को परफेक्ट करें उसमें। चलिए, छाप लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन,
ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन भी है, लेकिन इसको हम लोग समझते हैं। कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। आपको दे रखा है अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। सबसे पहले तो एक चीज को समझ लीजिए, यहाँ पर इसका बेसिक पहले समझना जरूरी है। एक 2 डिजिट नंबर कैसा होता है, जैसे 12, 19, 23, 84, 97 और 99 तक। क्योंकि 99 के बाद जो इंटीजर वैल्यू है या होल नंबर है वो आ जाता है 100। 100 एक 3 डिजिट नंबर हो गया। 99 तक 2 डिजिट नंबर होते हैं। और चालू कहाँ से होते हैं, 10 से, क्योंकि 9 जो होता है वो एक सिंगल डिजिट नंबर होता है। ओके, तो 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म का होगा, एक्स वाई फॉर्म का होगा। एक 2 डिजिट नंबर दिखने में कैसा होगा, एक्स वाई, है ना, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे 23 हो सकता है। ठीक है सर। अब वो बोल रहे हैं हमको 4 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। तो उसके डिजिट्स का जो सम अगर हम ले लें एक्स प्लस वाई, उसके डिजिट के सम का 4 टाइम्स है कौन, अ 2 डिजिट नंबर, जो उसका वैल्यू है एक्चुअली। तो ध्यान रहे, अगर आप यहाँ पर एक्स वाई लिखेंगे कि नंबर एक्स वाई रख दो और उसके डिजिट्स के सम के 4 गुना इस नंबर को रख दो, तो ये आंसर इस तरह से लिखने पे गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। 23 जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है ना, ध्यान से समझना इसको। 23 अगर मैंने लिया है तो 23 क्या है, उसका अपीयरेंस है, वो दिखता है मुझे सामने की 23 है, जहाँ से मैं उसको रीड आउट कर सकता हूँ। लेकिन उसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करूँगा मैं, या उसकी वैल्यू को फॉर्म कैसे दूंगा। तो 3 जो है वो है वंस प्लेस पर, और 2 जो है वो है टेंस प्लेस पर। जो टेंस प्लेस पे डिजिट होती है वो 10 से मल्टीप्लाई होकर वहाँ पर होती है, मतलब कि 2 × 10, प्लस जो वंस प्लेस पे डिजिट है वो 1 के मल्टीप्लाई होकर वहाँ पर है। इसका मतलब 2 × 10 20, प्लस 3 × 1 3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 23। तो वैल्यू कैसे आती है सर, वैल्यू का फॉर्मेशन ऐसे होता है। ये तो एक चेहरा है नंबर का, दिस इज जस्ट एन अपीयरेंस। तो ये है वो वैल्यू का निकलना कैसे है, उस वैल्यू को निकालना कैसे, हाउ टू ऑब्टेन दिस वैल्यू। ओके, तो यहां पर मैं ये वाली चीज नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 4 × x प्लस वाई, डिजिट्स का सम, उसका 4 टाइम्स तो सही दिखा दिया अपन ने। लेकिन यहां पर क्या दिखाओगे, x अगर आपने टेंस प्लेस पे रखा है तो उसको बोलोगे 10 × x प्लस y × 1, है ना, y × 1, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं, जिसको हम सिंपली y × 1 विल बी y, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये है सही इक्वेशन जो आप लिखोगे। ये पहली इक्वेशन हो गई। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। ओके, x के पास x को ले जाओ, इन दोनों को उधर ले गए तो, या फिर x को x के पास ले जाओ, y को y के पास ले जाओ, तो ये आ गया 4y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10x के पास में ले गए हम लोग 4x को, माइनस 4x, तो 3y इज इक्वल्स टू 6x। तो what we get is y equals to 6/3 into x, that is nothing but y equals to 2x। तो ये वैल्यू आपके पास में आती है, y equal to 2x। गॉट इट। अब दूसरी कंडीशन देना स्टार्ट किया उन्होंने। इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, अगर जो नंबर 2 डिजिट नंबर है हमारे पास, उसमें अगर हम 18 को ऐड करें, द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब डिजिट्स रिवर्स हो गई। अगर 23 है तो 32 हो जाएगी, अगर 61 है तो 16 हो जाएगी। इसका मतलब अगर एक्स वाई है तो वो डिजिट पलट कर वाई एक्स हो गई। लेकिन क्या मैं वाई एक्स लिखूंगा, नहीं, मैं लिखूंगा इस कंडीशन में 10y प्लस एक्स। ओके, तो पहले जो डिजिट है अपने पास, जो नंबर है अपने पास, उसको देखते हैं। अगर नंबर क्या है हमारे पास, 10x प्लस वाई, इसमें अगर मैं 18 को ऐड करूं तो कंडीशन के हिसाब से लिख रहा हूं मैं ना, जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रखी है। इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर, इस नंबर में 18 को ऐड करो तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी, मतलब डिजिट्स रिवर्स हो गई। अब नंबर क्या है, अब नंबर है आपके पास 10y प्लस एक्स। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन ऑब्टेन होगी।
सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए 10x प्लस वाई प्लस 18 इज इक्वल्स टू 10y प्लस एक्स। ओके सर, x को x के पास ले गए, y को y के पास ले गए, तो हमारे पास आता है 10x माइनस एक्स प्लस 18 इज इक्वल्स टू 10y माइनस वाई। तो आंसर आता है 9x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 9y। गॉट इट। y की वैल्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2y। तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर वैल्यू ऑफ x इन अबव इक्वेशन, है ना, इसमें पुट कर देते हैं। तो 9x नॉट x, मतलब कि वैल्यू ऑफ y पुट कर रहे हैं हम लोग, है ना, वैल्यू ऑफ y पुट कर रहे हैं बच्चों। तो 9x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 9 इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी है, 2x, यहाँ से पुट किया। तो 9x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 18x। गॉट इट। अच्छा, 9x को इधर ले आए तो ये आ गया अपने पास 18 इज इक्वल्स टू 18x माइनस 9x, दैट इज नथिंग बट 9x 18। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में चला जाएगा, 18 बाय 9 इज नथिंग बट 2। तो x की वैल्यू हो जाती है आपके पास में 2। x की वैल्यू 2 आती है, इसको पुट करते हैं हम काय में, किसी भी एक इक्वेशन में। ये सबसे बढ़िया इक्वेशन हमारे पास में ये है, इक्वेशन नंबर 1। इसमें पुट कर देते हैं x की वैल्यू को। तो y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x में पुट किया, तो y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 2, दैट इज y इक्वल्स टू 4। तो y की वैल्यू आ जाती है आपके पास 4। नाउ द रिक्वायर्ड डिजिट विल बी, नाउ y की वैल्यू जाती है आपके पास 4। तो नाउ द रिक्वायर्ड डिजिट दैट इज 2 डिजिट नंबर विल बी, x की जगह पर 2 रख देते हैं, y की जगह पर 4 रख देते हैं। तो 24 इज द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर। गॉट इट। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको प्रॉपरली समझ लीजिए, इसको इस तरह से लिखेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर कच्चा पक्का है तो फिर से एक बार देखें इसको अच्छे से, और ध्यान रहे जो 24 लिखा रहेगा दैट इज वो चेहरा है उस नंबर का। 24 की एक्चुअल वैल्यू निकलती है 2 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 से, है ना, वो उसका वैल्यू ऑब्टेन करने का तरीका है, और उसी को हम लोग कैलकुलेशन में लिखेंगे, ना कि एक्स वाई या फिर वाई एक्स। चलिए, मुझे लगता है आपको समझ में आया है। इसमें कर लीजिए नोट डाउन इसको।